सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक चैप्टर मैंने उठाया ग्रेविटेशन, क्योंकि ये चैप्टर आपका सेक्शन फर्स्ट में भी है, सेक्शन सेकंड में है, तो मतलब इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। सेक्शन फर्स्ट में एक क्वेश्चन और सेक्शन सेकंड में भी एक क्वेश्चन। तो डीबी वालों के लिए इस वीडियो में 1 नंबर तो पक्का है, और जीडी वालों को चूँकि सेक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों अटेम्प्ट करने हैं तो 2 नंबर का जुगाड़ है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। इसके अलावा कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करूँगा। तो 25 क्वेश्चन है ओवरऑल, ये समझ लो कि आपके 50 क्वेश्चन तैयार होंगे। ग्रेविटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, अगर आप ये वीडियो शांति से चुपचाप पूरी देखते हो तो फिर पक्का आप उसका जो आंसर है दे लोगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मेहनत लगी वीडियो बनाने में, और इसी वीडियोज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और यकीन मानो ऐसी वीडियो से जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एग्जाम में देखे जाते हैं। यकीन मानो 25 में से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू, कॉपी पेन ले लो, अगर बोल रहा हूँ तो उसका कोई रीजन होगा। इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक साधारण पेंडुलम की अवधि को दोगुना करने पर। क्वेश्चन को 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक समझ ना आ जाए तब तक पढ़ो, लेकिन उससे पहले आप ऑप्शन को नहीं देखना है। एक साधारण पेंडुलम की अवधि को दोगुना करने पर आपको बताना है कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा। उसके लिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहले टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टी बराबर 2π√L अपॉन जी होता है। अब यहाँ पे ये टाइम पीरियड जो है इसको दोगुना करना है, ठीक है। अब इसको दोगुना करने के लिए आपके पास 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन है, इसके बॉब का जो द्रव्यमान है दोगुना होना चाहिए। फॉर्मूले से तो आपको दिख रहा होगा कि जो टाइम पीरियड है वो लंबाई और गुत्ती त्वरण पर निर्भर करता है ना। द्रव्यमान तो कहीं है नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि इसकी लंबाई दोगुनी होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर एल है, और यहाँ पे अगर आप 2L कर दोगे तो इसका टाइम पीरियड दोगुना तो होगा नहीं, क्योंकि आप 2 को बाहर निकालोगे। मतलब यहाँ पे जो अंडर रूट के अंदर एल है वो 4 गुना होना चाहिए। अगर 4L कर दें तो बाहर निकालो कितना आ जाएगा रूट से, 2, तो मतलब जो टाइम पीरियड 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, इसके बॉब का जो द्रव्यमान है वो 4 गुना होना चाहिए। द्रव्यमान की कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब 3 जब गलत हो गए तो सोचना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। लेकिन लिखा हुआ है इसमें कि इसकी जो लंबाई है वो चौगुनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एल है आपका, तो एल को आप 4L कर दोगे। हाँ, एल को आप यहाँ पे 4L कर दोगे। अब 4 आपका रूट से बाहर आएगा तो ओवरऑल 2 गुना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड जो है वो आपका डबल हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जीडी वालों की ये परेशानी है कि सेक्शन सेकंड में फिजिक्स से 25, मैथ से 25 और 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे, वो कर पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ आप अभी देख सकते हो। परीक्षा पे जीडी और डीबी के लिए मॉक टेस्ट है, इनको लगाओ, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे देखो परीक्षा ऐप की लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड करो, नंबर डाल के रजिस्टर करना, डिफेंस सेक्शन सेलेक्ट करना, ठीक है। और यहाँ पे टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर ये टेस्ट मिल जाएंगे। परचेज करने के लिए 100 ऑप्शन पे क्लिक करो, यहाँ पे 299 मिनिमम पे ही करना पड़ता है। तो एक कोड मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोड डाल देना, इंडियन V50, अप्लाई करना, सीधा 50% का डिस्काउंट 149 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगा, 30 मिनट मिलेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो देखो आप 30 मिनट में 30 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो परीक्षा की लिंक और कोड दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज मैक्सिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है? भूमध्य रेखा पर, कर्क के उष्णकटिबंधीय पर, मकर राशि के उष्णकटिबंधीय पर, या फिर ध्रुवों पर। देखो डायरेक्टली में 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, दोनों मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम होता है, जो कि आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम के बजाय आपका पूछा जाएगा न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो याद रखना भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों याद रखना। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन का दूसरे का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का जो बल है, गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो अधिकतम आपका ध्रुवों पर होता है और सबसे कम आपका भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून बिकॉज, चांद पर कोई वातावरण नहीं है, ये बात आपको पता है, और ऐसा क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पृथ्वी के करीब है, ये गलत बात है, पृथ्वी के करीब होने से थोड़ी ना होगा। आगे ये पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये सूरज से प्रकाश लेता है, ये कौन सी बात है, सूरज से प्रकाश तो पृथ्वी पर भी आता है ना। तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब जब 3 गलत हो गए तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। इसके बारे में समझ लो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज स्मॉल, मतलब चांद की सतह पर जो पलायन वेग है वो कम है, इस वजह से जो चांद पर वातावरण नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि चांद पर जो पलायन वेग है वो कितना है, वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे दिखना चाहिए कि चांद पे पलायन वेग कितना होता है और पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना होता है। तो दोनों आप ऐसे लिखना कि चांद का पलायन वेग इतना और पृथ्वी का जो पलायन वेग है इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी वो इतना होता है, ठीक है। लिखना कमेंट बॉक्स में, आगे और क्वेश्चन आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक जो भी बोलो का जो आयाम नहीं जो विमा है वो क्या होगी, ये पूछा गया है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो विमा है वो क्या होगी। सो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, क्या होता है, F बराबर होता है G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो जी है इसका आपको विमा निकालनी है। तो सबसे पहले जी का आप जी बराबर इधर उधर ट्रांसफ़र कर लो, इसके बाद जी का आपको मात्रक पता होना चाहिए। अब मात्रक पता चल जाएगा तो आप उसका विमा भी निकाल लोगे। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा m की पावर -1 l की पावर 3 और t की पावर -2। कैसे होगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ वर टू श्रिंक बाई 1% इट्स मास रिमेनिंग द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस वुड बी। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है तो इसका द्रव्यमान समान रहता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा। अब एक ऐसे क्वेश्चन जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी उसको टाइम लगेगा, या फिर हो सकता है वो करना पाए। जिसने पढ़ाई करी है सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में क्वेश्चन को कर देगा। पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो रही बस, इसके अलावा आप देख सकते हो कि द्रव्यमान समान है और आपको बताना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा वो कितना होगा। मतलब ये बताना है आपको कम होगा, ज़्यादा होगा, फिर अपवर्तित रहेगा। तो फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण बराबर G m e अपान आर ई स्क्वायर, जहाँ एम ई क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई क्या है आपका पृथ्वी की रेडियस। अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाएगी। अगर आप त्रिज्या में कोई भी छेड़खानी करोगे, त्रिज्या अगर आप कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका बढ़ेगा। आपका त्रिज्या अगर बढ़ाओगे तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कम होगा। तो यहाँ पे 1% की कम हो जाती है, 1% कम हो जाती है, तो मतलब ये जो त्रिज्या है वो कम हो रही है, तो जो गुरुत्वीय त्वरण है वो आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, सॉरी जो सी है इसका राइट आंसर हो जाए इंक्रीज, बढ़ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान आपको बताना है। सो ये तो रटा रटाया होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, या फिर किलोग्राम की पावर -2। -2 का मतलब वो नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यहाँ पे फंसाएगा ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके सामने सिंपल रखा है। फंसाता ऐसे है कि आपको दो वैल्यू सेम दिखेंगी, 6.673 इंटू 10⁻11 और 6.637 इंटू 10⁻11, ये दोनों वैल्यू सेम दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो मात्रक है इसमें वो चेंज कर देगा। जैसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम की पावर उसने 2 कर दिया, और आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप सही कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे किलोग्राम की पावर -2 होती है, मतलब ऐसे होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो किलोग्राम स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो वही माइनस में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण आपको बताना है। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है मैंने आपको बताया था, सबसे कम होता है आपका भूमध्य रेखा पर, और सबसे अधिक किसमें होता है आपका पोल्स पे। तो 4 ऑप्शन है आपका। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होगा इज लेस देन दैट एट द पोल, इज ग्रेटर देन दैट एट द पोल, इज इक्वल टू दैट एट द पोल्स, डज नॉट डिपेंड ऑन द अर्थ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका भूमध्य रेखा पर त्वरण होता है वो सबसे कम होता है। सबसे कम मतलब सबसे अधिक कहाँ पे होता है, पोल्स पे, ध्रुवों पर। तो इज लेस देन एट द पोल्स, पोल से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा पर जाने पर पेंडुलम की समय अवधि, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड बी, क्या हो जाएगा। रिमेन द सेम, डिक्रीज, बिकम 0, इंक्रीज। देखो सबसे पहले टाइम पीरियड का फटाक से फॉर्मूला याद होगा आपको, तो फॉर्मूला आपको दिमाग में लाना है। एक बार पढ़ लोगे दोबारा भूलोगे नहीं। T बराबर 2π√L/g है, ठीक है। चंद्रमा पर ले जाने पर जी की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, g/6 होती है ना। चंद्रमा पर ले जाने पर क्या हो जाएगी, जी की वैल्यू g/6 है। g/6 मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। जी में आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो जो वैल्यू है जी की वो कम हो रही है। अब अगर जी की वैल्यू कम होगी तो जो टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा।
जितनी कम होगी उतना बढ़ेगा। सो ऑप्शन नंबर इसमें बढ़ेगा इंक्रीज। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर जाने पर एक पेंडुलम की अवधि, तो आपके दिमाग में टी बराबर 2π√L/g आएगा। तो आपको पता है कि चंद्रमा पर जाने पर जो जी की वैल्यू है वो घटेगी, जी की वैल्यू घटेगी, टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये सेशन बहुत बड़ा होने वाला, मतलब ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली क्योंकि 25 क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक साधारण पेंडुलम की समय अवधि पर तापमान के बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है। समय अवधि पर तापमान के बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। टाइम पीरियड पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो। देखो एक चीज़ डायरेक्ट याद रखो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। ताप बढ़ाने पर जो पेंडुलम होता है, ठीक है, उसका जो लंबाई है वो बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर पेंडुलम की जो लंबाई है वो क्या होगी, बढ़ेगी। अब फॉर्मूला आपको पता है, टी बराबर 2π√L/g। अब लंबाई अगर आप बढ़ाओगे तो जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ेगा। जितनी आप लंबाई करोगे 2L 4L 6L 8L जितनी आप बढ़ाओगे तो ओवरऑल जो आपका टाइम पीरियड है वो बढ़ेगा, है ना। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट हैपेंस टू द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इफ सॉलिड बॉब इज रिप्लेस्ड बाय अ हॉलो स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस बट हाफ द मास। साधारण पेंडुलम की समय अवधि क्या होगी, साधारण पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा यदि ठोस बॉब को एक ही त्रिज्या के खोखले गोले से बदल दिया जाता है लेकिन द्रव्यमान कितना कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि त्रिज्या कितनी है, आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, उतनी है, एक ही त्रिज्या है, मतलब लंबाई में कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे द्रव्यमान में कुछ किया जा रहा है, द्रव्यमान कितना है, आधा है। देखो कैसे सॉल्व होगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला टी बराबर 2π√L/g। जिसने अभी तक वीडियो को ध्यान से सुना होगा उसको 1 सेकेंड नहीं लगा होगा इस क्वेश्चन का जवाब देने में। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो द्रव्यमान है, जो आपकी त्रिज्या है वो वही है, मतलब एल आपकी वही रहेगी, लेकिन जो द्रव्यमान है वो आधा किया जा रहा है। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला में कहीं द्रव्यमान दिख रहा है क्या, द्रव्यमान में कुछ परिवर्तन नहीं, द्रव्यमान में आधा परिवर्तन किया गया, जो द्रव्यमान है उसको आधा किया गया है, लेकिन फॉर्मूले में द्रव्यमान है ही नहीं। टाइम पीरियड आपका द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। डायरेक्ट ये लाइन याद कर लो आप कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो आपका द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बस इसी चीज़ पे फंसाता है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर है। लेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वी। ठीक है, लेट मतलब मान लेते हैं कि जो पृथ्वी की पलायन वेग है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो वी है। व्हाट वुड बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस इज डबल फ्रॉम अर्थ। पृथ्वी का पलायन वेग वी है, उस ग्रह का पलायन वेग क्या होगा जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से दोगुनी है। मतलब द्रव्यमान भी दोगुना है और त्रिज्या भी दोगुनी है। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला पता है, फटाक से लिखो। वी ई बराबर क्या होता है, √GME/RE ये होता है। ये पहली कंडीशन है पृथ्वी के लिए। अब दूसरा जो ग्रह है उसका पलायन वेग कितना है, वो वी बराबर हो जाएगा, वी ई बराबर आपका हो जाएगा √ फॉर्मूला सेम रहेगा, जी जो द्रव्यमान है वो दोगुना है, ME/ जो त्रिज्या है वो भी दोगुनी है, 2RE। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि 2 से 2 कट जाएगा, कितना निकल के आएगा, √GME/RE। √GME/RE मतलब वही पृथ्वी की जो पलायन वेग है और जो दूसरे ग्रह का पलायन वेग है वो बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब मैं समझा अच्छे से इसलिए नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लिखते हुए नहीं बन रहा है। आप जो मैंने बताया वो करके देखना। पृथ्वी का पलायन वेग का फॉर्मूला लगाना, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा ग्रह है उसका पलायन वेग का फॉर्मूला लगाना, जो देखना कि जो द्रव्यमान है वो दुगना हो गया है और त्रिज्या भी दोगुना है, तो द्रव्यमान दोगुना है तो ये कट जाएगा, तो इसी के बराबर आ जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। जो पृथ्वी का पलायन वेग है वही उसी ग्रह का पलायन वेग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर। इफ़ अ स्टोन ब्रिंग बैक टू अर्थ फ्रॉम मून देन इट्स। अगर कोई पत्थर चांद से पृथ्वी पर वापस आता है तो उसके 4 ऑप्शन है आपके पास। ध्यान रखो, पहले कंडीशन समझो। कोई पत्थर है, ठीक है, वो चांद से पृथ्वी पर वापस आ रहा है, मास विल बी चेंज, उसका जो
द्रव्यमान है वो बदल जाएगा, मास एंड वेट विल बी चेंज। मास और द्रव्यमान, सॉरी, मास मतलब द्रव्यमान और भार दोनों बदल जाएंगे। वेट नेवर बी चेंज्ड, वेट कभी नहीं बदलेगा। मास रिमेन कांस्टेंट बट वेट विल बी चेंज्ड। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मास रिमेन कांस्टेंट। जो उसका द्रव्यमान है वो नहीं बदलेगा, जो भार है वो बदल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो और ये ऑलमोस्ट सभी को पता है। अब इस क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि फंसाते हैं। अब मैं आपको फंसाने वाला हूँ, सुनना। ठीक है, एक वस्तु है जो कि आपकी पृथ्वी से चंद्रमा पर, नहीं, आपको चंद्रमा से पृथ्वी पर लाना है। ठीक है, एक वस्तु है जिसका भार है 60 न्यूटन। अब इस वस्तु को आपको चंद्रमा से पृथ्वी पर लाना है। आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, चंद्रमा से पृथ्वी पर लाना है, आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपका आंसर 10 न्यूटन है तो गलत जवाब है, क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला चांद से पृथ्वी पर लाना है। कंडीशन सुनो, पृथ्वी से चांद पर ले जाने पर कितना हो जाता है? G/6। मतलब जो आपका भार है, अगर आप 60 न्यूटन भार का कोई वस्तु पृथ्वी से चांद पर ले जाते हो तो /6, वहाँ पे उसका जो भार होगा कितना हो जाएगा? वो होगा आपका केवल 10 न्यूटन। अब इसी 10 न्यूटन को अगर आप चांद से पृथ्वी पर लाओगे तो इसमें क्या होगा? 6 का गुणा हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वही मैंने आपसे पूछा कि 60 न्यूटन की एक वस्तु को चांद से पृथ्वी पर लाते हो तो इसमें 6 से आपने डिवाइड किया, जो कि गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 360 न्यूटन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg? 1 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर का वजन कितना है, ये आपको बताना है। सो राइट आंसर इसका, अगर आप ऑप्शन नंबर बी कह रहे हो तो गलत कर रहे हो। यही बोलता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के शरीर का वजन पूछा गया है, वो होगा W = mg। m की वैल्यू कितनी है? 1, और g की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी? 1 kg। तो W बराबर क्या आ जाएगा? 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी 16 मिनट हो चुके हैं, अब थोड़ा स्पीड से चलते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून? चंद्रमा के पलायन वेग की वैल्यू क्या है? पूछा था शायद पहले या दूसरे क्वेश्चन में। चलो, अगर आपने नहीं बताया था तो आप देख लो। जो चंद्रमा का पलायन वेग होता है वो होता है आपका 2.35 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो इंडिया बोल रहा हूँ, जो पृथ्वी का पलायन वेग होता है वो होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब पलायन वेग क्या होता है, इसके वेलोसिटी क्या होती है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। आगे देखो 15 नंबर क्वेश्चन है। 2 स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर ड्रॉप्ड इज सिमुलेटेस, नहीं पढ़ पाऊँगा, सिमुटेनसली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। हिंदी में समझो, एक इमारत के ऊपर से एक साथ 2 विशाल द्रव्यमान के पत्थर गिराए जाते हैं। कंडीशन है आपके पास 4 कि जो स्मॉलर स्टोन्स है रीचेस द ग्राउंड अर्लियर। जो छोटा पत्थर है वो पहले आ जाएगा, जो बड़ा पत्थर है वो पहले आ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन है कि जो दोनों पत्थर हैं सेम टाइम पे आएंगे। और चौथा है कि डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन ऑफ द स्टोन। जो चौथा ऑप्शन है वो कंपोजिशन ऑफ द स्टोन, कंपोजिशन हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, स्टोन के कंपोजिशन पर डिपेंड करता है। ये 4 कंडीशन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ द स्टोन्स रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। अब एक चीज़ समझो, जल्दी समझा देता हूँ। 2 पत्थर हैं आपके, एक ये। इसको पृथ्वी पर फेंका जाता है तो ये आपके समान समय पर आएंगे। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो इसमें त्वरण लगेगा वो कितना होगा? 9.8, और इसमें भी कितना लगेगा? 9.8। इसलिए जो दोनों पत्थर है वो आपके समान समय पर आएंगे। लेकिन एक कंडीशन है, ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो ये वैक्यूम में होनी चाहिए। वैक्यूम मतलब निर्वात में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अगर निर्वात में आप ये काम कर रहे हो तो जो 2 वस्तुएं हैं, किसी का द्रव्यमान कम होगा किसी का ज़्यादा होगा, मैटर नहीं करता है, वो आपकी समान समय पर पहुंचेगी नीचे। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 है। अ पीस ऑफ पेपर एंड अ क्रिकेट बॉल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डू बोथ रीच द सरफेस, वही क्वेश्चन फिर से आ गया। सिमुटेनसली, कागज का एक टुकड़ा और एक क्रिकेट की गेंद को एक ही ऊंचाई में गिराया जाता है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों सतह पर एक साथ पहुंचते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर बताया कि जो कंडीशन होनी चाहिए क्या, दे मस्ट बी ड्रॉप्ड इन वैक्यूम। आप नॉर्मल करके देखो जाके अपने छत से, कागज़ फेंको, बॉल जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यही चीज़ आप वैक्यूम निर्वात में करते हो, जहाँ पे हवा नहीं होनी चाहिए, है ना, जहाँ पे हवा नहीं होगी निर्वात में, वैक्यूम में, वहाँ अगर ये चीज़ करते हो तो जो दोनों वस्तुएं हैं, जो आपका कागज़ है और बॉल है, दोनों एक साथ नीचे गिरेगा। ठीक है, एक साथ नीचे पहुँचेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, कि जो कंडीशन है वो आपकी वैक्यूम में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू नॉर्थ पोल द वैल्यू ऑफ जी इज। जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव पर जाते हैं तो जो जी की वैल्यू है उसका मान आपको बताना है। मैंने आपको समझाया था यहाँ पे जो भूमध्य रेखा पर जी की वैल्यू सबसे कम होती है और पोल पे आपकी जो जी की वैल्यू होती है वो अधिक होती है ना। तो यहाँ से आपको भूमध्य रेखा से उत्तरी पोल की ओर जाना है, ठीक है, ऊपर की ओर जाना है, तो इसकी जी की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। तो 17 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आपने 12th में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा, पहले ही आई थिंक हाँ पहले ही चैप्टर में पढ़ी होगी आपने। दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, पहले चैप्टर में आपका एक नियम है कूलाम का नियम, तो उसमें बोलता है ना गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आखिर है क्या। 4 ऑप्शन में आपके पास कि गुरुत्वाकर्षण, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण कभी प्रतिकर्षित नहीं करता, जो प्रतिकर्षण होता है वो नहीं होता है। इसीलिए चारों कंडीशन में आपको देख रहे होगे यहाँ पे लिखा अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस ओनली, केवल जो दूर दूर स्थित डिस्टेंस दो वस्तुएं उस पर आकर्षण करता है, या फिर स्मॉल कम दूरी पर, या फिर सभी दूरियों पर, या फिर अट्रैक्टिव एट लार्ज डिस्टेंस बट रिपल्सिव एट स्मॉल डिस्टेंस। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अट्रैक्टिव एट ऑल डिस्टेंसेस, सभी दूरियों पर जो आकर्षण बल होता है, जैसे मान लो एक वस्तु यहाँ रखी है, दूसरी यहाँ रखी है, तो इसके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल लगता है, तो वो जो आकर्षण बल है वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअली मैंने जो फिजिक्स पढ़ी वो सिर्फ हिंदी में पढ़ी, तो इंग्लिश में समझाने में बड़ा दिक्कत होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द बॉल इज थ्रोन अप द वैल्यू ऑफ जी विल बी। गेंद को फेंक दिया जाता है तब जी का मान आपको बताना है। देखिए ये आपकी बॉल है, इसको आपने फेंक दी है, ठीक है, गेंद को आपने फेंक दिया है, तो इसमें एक जी की वैल्यू लगेगी जो कि आपकी नीचे की ओर लगेगी, जो कि आपकी निगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम इस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है। 4 ऑप्शन है, स्मॉल छोटी बॉडीज़ पर, पौधों पर केवल, ऑल बॉडीज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ दियर साइज, उसका कोई साइज भी मैटर नहीं करता, सभी बॉडीज़ पर, या फिर केवल सोलर सिस्टम पर। याद रखना हमेशा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो सभी बॉडीज़ पर लगता है, उसका साइज हो कैसा भी हो मैटर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ। दो वस्तुओं के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एफ है। इफ मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर हैव विदाउट अल्टरिंग द डिस्टेंस बिटवीन देम देन द ग्रेविटेशनल फोर्स वुड बी बिकम। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को उनके बीच की दूरी में बदलाव किए बिना आधा कर दिया जाता है, मतलब बदलाव किए बिना, मतलब उसकी जो दूरी है उसमें कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है, द्रव्यमान कितना किया जा रहा है, आधा कर दिया जाता है। अब आपको नया गुरुत्वाकर्षण बल बताना है, बहुत आसान होता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी है। फॉर्मूला होता है F बराबर G_m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये पहला बल है आपका F बराबर G_m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ये पहला बल हो गया। अब जो दूसरा कंडीशन आपको बता रहा है F डैश बराबर, क्या बोल रहा है कि जो द्रव्यमान है वो आधा कर दिया जाता है दोनों के, तो m1/2 हो जाएगा, ये m2/2 हो जाएगा, है ना, अपान आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहीं पे अपान मतलब ऊपर इसके आप यहाँ पे आ जाएगा, गुणा करोगे तो आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो क्या देखोगे कि जी ये हो जाएगा, और नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे इनका गुणा करो आपस में,
2 दूना 4, तो 1/4 हो गया। बचा कितना, Gm1m2/r²। अब ये जो Gm1m2/r है ये आपका f के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, f डैश बराबर 1/4 और इसकी जगह पे आप ये रख दो f, तो ये कितना हो गया 1/4, मतलब f/4, 1/4 इंटू f, तो f/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी पेन लेके इसलिए बोला था इनको सॉल्व करना, मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज बिकम 6 टाइम मोर देन द यूजुअल डिस्टेंस, देन एफ बिकम्स। दो निकायों के बीच की दूरी सामान्यतः दूरी से 6 गुना अधिक हो जाती है। सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ है। अब आपको इसमें देखो समझना है, बस आपको सॉल्व करना है। वही क्वेश्चन, वही फार्मूला, ये देखो F बराबर Gm1m2/r², ये पहली हो गई। और दूसरी क्या है, समान दूरी से 6 गुना। तो अब दूसरा जब करोगे तो F डैश बराबर Gm1m2/6r²। जब 6r², इसको सॉल्व करोगे तो 36r²। अब यहाँ पे देखो आपको Gm1m2r², ये आपका F के बराबर है, तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा, F/36, मतलब 1/36 टाइम्स। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप खुद सॉल्व करिए, बड़ा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। बहुत देर से चल रहा है, 22 क्वेश्चन हो गए। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी आखिर है क्या। डायरेक्ट समझ लो, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी दैट अलाउज इट टू गो आउटसाइड द अर्थ। वो वेलोसिटी होती है जो उस पदार्थ को या फिर उस बॉडी को, उस सब्सटेंस को अलाउ करता है अर्थ से बाहर जाने का। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंकते हो तो उस वेग से फेंकते हो जिस वेग से वो पृथ्वी के बाहर चली जाती है, वापस नहीं आनी चाहिए, उस वेग को पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो है 11.2। अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई वस्तु को पृथ्वी से फेंकते हो तो वो यहाँ से चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। यही वेलोसिटी, यही आपका एस्केप वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सेंटर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मूल्य क्या है। पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा वो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार समझ लो, भूलोगे नहीं, ज़िंदगी में भूलोगे नहीं, बस एक बार समझ लो। ये मैंने आपको बताया था, भूमध्य रेखा, ये पोल्स है ना, यहाँ पे सबसे कम होता है, यहाँ पे सबसे अधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण। अब आपको इस केंद्र का पूछा गया है, इस केंद्र का आपको जो गुरुत्वीय त्वरण है वो बताना है। तो देखो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला अगर आपको याद आ गया तो आप 1 सेकेंड में क्वेश्चन कर दोगे और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। जी डैश बराबर होता है G1 माइनस D/R, ठीक है। जहाँ D आपकी दूरी होगी, आप अंदर की ओर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं से जा रहे होगे, और ये जो R है ये आपकी पृथ्वी की त्रिज्या होगी। जब आप पृथ्वी के केंद्र पर पहुँच जाओगे तो ये जो R होगा और ये आपका D होगा, ये आपका बराबर हो जाएगा, R और D के बराबर हो जाएगा ना। आप पृथ्वी यहीं पे हो तो दूरी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी R के बराबर जो इसकी त्रिज्या होगी वही हो जाएगी। जब R और D बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे D की जगह पे R रख दो, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। तो G का गुणा 0 करोगे तो G डैश बराबर आपका 0 हो जाएगा। सो इससे ये समझ में आया कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है वो आपका 0 होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया है और सब लोग ऑलमोस्ट डायरेक्ट इसको रट लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता है पृथ्वी के केंद्र पर वो 0 होता है। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि 0 क्यों होता है। समझ आया ना, बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव एक्सपेरिमेंटल वेलोसिटी ऑफ जी। निम्नलिखित में से किसने पहले जी का प्रयोगात्मक वेग दिया था। सबसे पहले किसने दिया था। जी का मतलब समझते हो ना, ये जी, कैपिटल जी, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं इसको। इसकी जो वैल्यू मैंने आपको बताई, सब कुछ तो याद करवा दिया इसके बारे में। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने विमा भी आपको बताया, वैल्यू आपको बताई, मात्रक आपको बताया। अब इसका जो प्रयोगात्मक वेग है वो किसने दिया था। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा, अगर आप न्यूटन कह रहे हो तो गलत है। इसका जो प्रयोगात्मक वेग है वो सबसे पहले दिया था किसने, कैवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर।
ये था आज का सेशन। मुझे नहीं पता कि वीडियो कितनी बड़ी हो गई, क्योंकि मैंने देखा नहीं, बस मैं वीडियो करता गया, जैसे मुझे समझ आया वो समझाया। यही क्वेश्चन अगर मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड होता, कसम से कह रहा हूँ, ये 25 क्वेश्चन 50 से 60 मिनट में होते और आपको ज़िंदगी भर ये सेशन याद रहता, क्योंकि ये चैप्टर मेरा एक तरीके से फेवरेट था, आपका ग्रेविटेशन, और बड़ा मज़ा आता था इसको पढ़ने में। सो मैंने आपको करवा दिया ग्रेविटेशन। ये 25 में से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो अलग से भी क्वेश्चन आ सकते वो भी आप करोगे। मैंने इस तरीके से आपको समझा दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार कमेंट बॉक्स में आपका प्यार दिखना चाहिए। प्यार नहीं दिखता है, कितनी भी अच्छी वीडियोस बना लो, प्यार नहीं दिखता है। कोई पैसा आपसे ले रहा हूँ इस वीडियो का, नहीं ले रहा हूँ। ये 25 क्वेश्चन करने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सीधे फंसेंगे तो आप मेरा नाम याद रखोगे कि बंदे ने 10 दिन तैयारी करवाई है। सिर्फ 10 दिन दिए आपने मुझे। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट आई थी उस दिन से आप एक्टिव हुए हो, और एग्ज़ाम तक 10 दिन का टाइम मिला है। उस 10 दिन में जो मेरे से हो सक रहा है इंपॉर्टेंट आपको करवा रहा हूँ। अगर आप मुझे 1 महीने भी दे देते ना, तो ये मान लो कि आप फेल नहीं होते, इतना मैं आपको करवा देता अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो। सो 10 दिन में जितना हो सका मैं करवा रहा हूँ, करवा दूँगा। ये सेशन, जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो गई, गले में खराश हो गई है। अब वीडियो अच्छी लगे तो बताना कमेंट बॉक्स में। बाकी परीक्षा पे मॉक टेस्ट जरूर लगाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आपका टाइम जाएगा, और टाइम आपको जीडी में सेक्शन सेकंड में देखा जाए तो आपको सिर्फ 30 मिनट मिलेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन करने होंगे, 25 मैथ के, 25 आपके केमिस्ट्री आपके साइंस के। तो फिर टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो परीक्षा पे मॉक टेस्ट हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं, वो लगाना। वहाँ से आपको टाइम पता चलेगा कि आप 30 मिनट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, कितने सही हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। सो परीक्षा की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाय।